डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ लैडर के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि इफ़ एल्स इफ लैडर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स इफ लैडर, इफ़ और इफ़ एल्स, ये तीन स्टेटमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। इफ़ में हम सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इफ़ एल्स में हम टू ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इफ एल्स इफ लैडर्स में हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। जिस तरीके की कंडीशन आप लगाएंगे उसके बेसिस पे आपके पास में रिजल्ट आएगा। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेट है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। यहां पर बार बार कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है। एक्सप्रेशन हम पास करते हैं और उसके बाद में केसेस एग्जीक्यूट होते हैं और आपके पास में आपका आउटपुट आता है। आप ये कह सकते हैं, अगर आप इफ एल्स इफ को किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां पर स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं किसी सिंगल वेरिएबल के लिए, किसी सिंगल एक्सप्रेशन के लिए, और इस वेरिएबल को या इस एक्सप्रेशन को हम स्विच वेरिएबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट्स इन मल्टीपल केसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हम वेरियस स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स में हमारे पास में मल्टीपल केसेस होंगे और जितने केसेस होंगे उन सब की डिफरेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब हमारे पास में डिफरेंट रिजल्ट आएगा और जो आपका एक सिंगल वेरिएबल के लिए होगा। यहाँ पर आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं किसी सिंगल वेरिएबल के लिए, और ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा स्विच वेरिएबल कहलाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इफ एल्स इफ को किसी दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, यानी कि आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, स्विच होगा। स्विच में आप क्या पास कर देंगे, एक्सप्रेशन पास कर देंगे, और यही हमारा कहलाता है सिंगल वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको स्विच वेरिएबल कह सकते हैं। यहाँ पर केसेस होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और उस वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कोड होता है आपके पास में, और फिर हमारे पास में एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है। जिस तरीके से इफ़ में हम डिफ़ॉल्ट केस लगाते थे उस तरीके से स्विच में भी हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यूज़ मैच नहीं करी तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट दे देंगे, ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्टूडेंट्स, देखिए, अब कुछ रूल्स होते हैं स्विच स्टेटमेंट को बनाने के। सबसे पहला, स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्विच के एक्सप्रेशन को बनाएंगे तो वहाँ पर वो इंटीजर में होना चाहिए या फिर कैरेक्टर टाइप में होना चाहिए। इट मीन्स कि आप वहाँ पर इंटीजर वैल्यू को पास करा सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू को पास करा सकते हो। वहाँ पर हमारे पास में फ्लोट वैल्यू नहीं होगी, डबल वैल्यू नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, हम कह सकते हैं कि जो केस है वो हमारे पास में इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहली स्टेटमेंट पे बताया, पहले रूल में बताया कि यहाँ पर आप इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो या फिर इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने स्विच का आपको सिंटेक्स बताया उसमें हम केसेस का यूज़ कर रहे थे, तो केस हमेशा स्विच स्टेटमेंट के इनसाइड आएंगे, आप इनको आउटसाइड मेंशन नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम स्विच के साथ में हमेशा
ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो ऑप्शनल है, आप इसका यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास में हम डायरेक्टली लूप से जो भी हमारा ब्लॉक होता है, जो भी हमारा कोड है, हम उससे बाहर आ जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो जितने भी आपके पास में आपने केसेस मेंशन किए हैं वो सारे के सारे केसेस आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और इसी को हम फॉल थ्रू कहते हैं। हम कह सकते हैं ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड इफ ब्रेक इज नॉट प्रेजेंट विथ केसेस। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया तो जितने भी केसेस आपने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे के सारे एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपके पास में जो भी आपने आउटपुट केस के साथ में मेंशन किया है वो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इस कंडीशन को हम फॉल थ्रू कहते हैं। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोड के बाद में जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक से हो गया क्या, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाती है तो आप सीधे इससे बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स जो हमारा वैल्यू है वो इससे मैच हो गई, हमारा आउटपुट हमें मिल गया और हम इससे बाहर आ गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सारे आउटपुट आपके पास में आएंगे। इससे बचने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं और इसी को हम क्या कह देते हैं, ये फॉल थ्रू है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बात करूँगा यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 टाइप के वेरिएबल्स बनाए। एक मैंने इंटीजर का XYZ लिया, कैरेक्टर का मैंने A और B लिया, फ्लोट का मैंने F लिया। स्टूडेंट्स अब देखिएगा वैलिड और इनवैलिड स्विच कैसे होते हैं। स्विच में आपने X रखा, मैंने आपको बताया था इंटीजर और कैरेक्टर आते हैं। X और Y रखा, ये भी वैलिड है क्योंकि हमारे पास में ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। आपने A+B रखा, -2 कर दिया, ये भी सही है क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है। आपने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, ये भी सही है। बट स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू पास कर दी तो ये इनवैलिड हो गया। आपको फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे पास नहीं करना है, ना ही किसी इंटीजर वैल्यू में आप फ्लोट वैल्यू को ऐड करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फ्लोट की हो जाती है। अब हम केसेस की बात करेंगे। देखिए केसेस में भी मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ये इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2.5 लिखा, ये क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो गलत हो गया। देखिए ये मेरे पास में क्या है, एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, ये गलत हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 1+2 लिख रहे हैं, ये भी सही है, एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। बट यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टर है हमेशा इन्वर्टेड कोमास में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास में ये सही है, इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं, बट यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया, वो कॉमा हमें ये लगाता है, हमें ये बताता है कि ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। केस में हमेशा आपके पास में एक ही वैल्यू आएगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसके फ्लोचार्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन केसेस के साथ में मैच किया जाता है। जैसे हमारे पास में केस 1 है, केस 2 है, केस n है, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट दे दिया। अगर केस 1 हमारा मैच हो गया तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर जाएगी और हम यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगा देंगे। अगर अनमैच कर दिया तो हम केस 2 पे चले जाएंगे। केस 2 की कंडीशन स्टेटमेंट अगर मैच कर गई तो स्टेटमेंट 2 रन कर जाएगी, हम ब्रेक लगा देंगे। इसी तरीके से जितने भी केसेस होंगे मैच कर जाते हैं तो वो स्टेटमेंट रन कर जाती है, हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं और हम आउट ऑफ द स्विच आ जाते हैं। बट अगर ये अनमैच है तो हम नेक्स्ट केसेस पे जाते रहते हैं, कंट्रोल आपका नेक्स्ट केसेस पे जाता रहता है। और अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं करती है तो लास्ट में क्या आता है, हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो ब्रेक हमें ये बताता है कि हमारा रिज़ल्ट हमारे पास में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को हमको रन कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें केसेस को मैच करने की ज़रूरत है।
तो हम इससे बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक का बेसिकली मतलब क्या होता है, उस लूप को ब्रेक कर दीजिए, आप उस लूप को ब्रेक कर दीजिए, आप उस कोड को ब्रेक कर दीजिए, आप उस ब्लॉक को ब्रेक कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। एक बार दोबारा देख लीजिए फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने केसेस लिखे, केसेस को हमने क्या किया, मैच कराया एक्सप्रेशन के साथ में। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी केसेस होते हैं जो इनके पास में वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सप्रेशन से मैच होती हैं। तो अगर मैच होती रहेंगी तो स्टेटमेंट रन कर जाएगी, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, हम बाहर आ जाएंगे। अगर अनमैच होता रहा तो लास्ट में क्या होगा, आपके पास में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, प्रीवियसली हमने इफ एल्स इफ लैडर में एक प्रोग्राम बनाया था। हमने वहाँ पर 10, 20, 50 वैल्यूज़ ली थी, उनको एग्जीक्यूट कराया था। अब हम उसी प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से रन कराएंगे। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, इसके बाद मेन मेथड बनाया। मेन में एक मैंने क्या लिया, नंबर लिया। नंबर क्या है, वेरिएबल है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो नंबर आके यहाँ पे सेव हो जाएगा। यूज़र से कहा गया कि एंटर ए नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया। तो मैंने आपको बताया है कि एड्रेस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि एड्रेस जो है वो मेमोरी को दिखाता है कि कहाँ पर इस वेरिएबल को मेमोरी में लोकेशन दी गई है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या किया, स्विच का यूज़ किया। देखिए ये नंबर आ गया, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। तो नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप का है। ये हमारा एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इंक्लूड हो सकती हैं। नाउ अगर आपने नंबर, देखिए मैंने यहाँ पे नंबर किया 10 एंटर किया, तो नंबर यहाँ पे है केस से मैच हुआ 10, इसके आपने प्रिंट हो गया नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। तो अगर आप इसको, आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, हम आउट ऑफ द स्विच आ जाएंगे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो सारे आउटपुट आपके पास में आएंगे, जिससे आपका केस मैच हो गया। इसके बाद देखिए सपोज आपने 20 मैच किया, 20 एंटर किया, तो 20 से मैच हुआ तो ये प्रिंट हो गया नंबर इज इक्वल टू 20, उसके बाद ये प्रिंट हो गया नंबर इज इक्वल टू 50। इसी को हम फॉल थ्रू कहते हैं। जहाँ से हमारा केस मैच करता है वहीं से आपका सारे के सारे आउटपुट आपके पास में प्रिंट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ब्रेक पुट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ब्रेक यहाँ पे पुट करना है फॉल थ्रू से बचने के लिए। नाउ स्टूडेंट लास्ट में हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करा दिया। अगर कोई सी भी केस हमारा मैच नहीं करता है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लास्ट में स्टेटमेंट दे दी, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 20 एंड 50। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।